हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 8 को। ये इस हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, इसके साथ ही हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इसके पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इससे संबंधित एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। देखते हैं, पाठ का नाम है पहनावे का सामाजिक इतिहास। चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड में चल रही हैं, तो दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलाव के क्या कारण थे। तो 18वीं शताब्दी मीन्स होता है कि 1701 से लेकर 1799 तक, ये 18वीं शताब्दी होगा। तो 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों में और सामग्रियों में आए बदलाव के क्या कारण थे। तो उत्तर है 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलाव पूंजीवाद के विकास और वैश्वीकरण के कारण आया था। उद्योगों में वृद्धि हुई और उपनिवेशवाद ने विभिन्न संस्कृतियों एवं क्षेत्रों के लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। लोग दूसरी संस्कृतियों के या इलाकों में उपलब्ध सामग्री या शैली को पसंद करने लगे थे। पूरे विश्व में पुरुषों के पाश्चात्य परिधानों को अपनाया जाने लगा था। पुरुषों में विशेषकर पाश्चात्य परिधान अपनाए जाने लगे थे, यानी पूर्वी देश थे वो पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाने लगे थे। अब दूसरा प्रश्न है, फ्रांस के सम्चुअरी कानून क्या थे। तो ये कानून संहिताएं थी जो कि लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक एक कानून के कोड के रूप में फ्रांस में प्रचलित थे। तो देखते हैं इसका उत्तर। मध्यकालीन यूरोप में समाज के विभिन्न वर्गों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सम्चुअरी कानून बनाए गए थे, जिनका विस्तृत वर्णन किया जाता है। करीब 1294 से लेकर 1789 यानी 1789 फ्रांसीसी क्रांति तक फ्रांस के लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सम्चुअरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का उद्देश्य समाज के निचले वर्गों के व्यवहार पर नियंत्रण करना था। ये कानून निचले वर्गों द्वारा खरीदे जाने वाले कपड़ों की कीमत एवं उनका प्रचार निर्धारित करने, उनकी जीवन शैली को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। कपड़े की सामग्री भी कानूनी रूप से निर्धारित की गई थी। ये कानून निचले वर्ग के लोगों को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने, विशेष प्रकार के भोजन खाने, पेय पीने और कुछ विशेष क्षेत्रों के शिकार करने से रोकते थे। निचले वर्गों को एमाइन, फर, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक जैसे बेशकीमती वस्त्र पहनने की मनाही थी। इन्हें केवल शाही खानदान के लोग ही पहन सकते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से ऊंच और नीच का जो भेदभाव था वो यूरोपीय समाज में भी था, और गरीब अमीर का भेदभाव जो था वो भी था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, या तो वीडियो रोक के या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं। दूसरा, यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता में अंतर बताइए। तो इस अंतर को हम देखते हैं, ये है इसका अंतर। यूरोप में पोशाक संहिता सामाजिक आर्थिक असमानता पर आधारित थी, जबकि भारत में पोशाक संहिता जाति प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा पॉइंट है, भारत में निचले वर्गों को बेशकीमती वस्त्र पहनने की मनाही थी, जबकि भारत में नीची जाति के लोगों को विशिष्ट प्रकार के कपड़े की मनाही थी। यहाँ पर भी वैसे ही था, सेम यूरोप में और यहाँ पर। यूरोप के लोग, बस उदाहरण नहीं है आपको लिखना है, बस यहीं पे कर ले रहे हैं। यूरोप के लोग हैट पहनते थे, जिसे वे स्वयं के उच्च सामाजिक स्तर के लोगों के सामने सम्मान प्रकट करने के लिए उतारते भी रहते थे। यानी यूरोप के लोग हैट पहनते थे और कोई उच्च व्यक्ति आता तो उसको सम्मान में उसको उतार भी लेते। भारत के लोग स्वयं को गर्मी से बचाने के लिए पगड़ी पहनते थे। ये सम्मान का सूचक थी और इसे इच्छा अनुसार बार बार नहीं उतारा जाता था। तो ये से आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं सीधे पाँचवा प्रश्न। 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े क्यों पहनती रहीं, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे। इससे समाज में औरतों की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है। भारत के सामाजिक
पारंपरिक रिवाजों के चलते 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े पहनने को बाध्य थीं, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे। हमारा समाज मुख्यतः पुरुष प्रधान है और महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो पारिवारिक सम्मान को बनाए रखें। उनसे सुशील एवं अच्छी गृहिणी बनने की अपेक्षा की जाती है। वे पुरुषों जैसे वस्त्र नहीं पहन सकती थीं, इसलिए उन्होंने पारंपरिक परिधान पहनना जारी रखा। ये सीधे तौर पर महिलाओं को समाज में निम्न दर्जा हासिल होने का सूचक है या था। तो आज कल तो स्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन उस समय जब ये पूछा जा रहा हूँ 19वीं शताब्दी की बात, तब तक इतना बदलाव महिलाओं के जीवन में नहीं आया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। छठा प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी को कहा था, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था, राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील से ज़्यादा कुछ अधनंगे फ़कीर का दिखावा कर रहे हैं। चर्चिल ने वक्तव्य क्यों दिया? इससे महात्मा गांधी की पोशाक की प्रतीकात्मक शक्ति के बारे में क्या पता चलता है? तो उत्तर है, महात्मा गांधी के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने हेतु उन्हीं जैसी वेशभूषा धारण करने के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील की संज्ञा दे डाली और कहा कि वो अधनंगे फ़कीर होने का दिखावा कर रहे हैं। गांधी जी के पहनावे की प्रतीकात्मक शक्ति इसकी सादगी में थी। वे गरीब के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने के लिए, ब्रिटिश सामग्री के बहिष्कार को बढ़ावा देने के लिए एवं धार्मिक जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने कपड़े को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतीकात्मक हथियार के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने ये वेशभूषा इसलिए अपनाई क्योंकि वे देश के असंख्य लोगों जैसे सादी और गरीब जीवन शैली अपनाना चाहते थे। विशेषता उन गरीब किसानों की जो एक अंगूठी और एक चादर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जुटा सकते थे। वह भारतीय संसाधनों के अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध स्वरूप भी था। तो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। अब 7वां और लास्ट प्रश्न है कि समूचे राष्ट्र को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारतीय जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित क्यों रह गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक थिंकिंग पैटर्न का क्वेश्चन है कि आप क्यों ऐसा हुआ कि खादी सभी लोगों ने क्यों नहीं पहनना शुरू किया, जबकि गांधी जी की बात बहुत मानी जाती थी। इसका उत्तर है, महात्मा गांधी के पूरे राष्ट्र को खादी पहनाने के स्वप्न ने विभिन्न कारणों से कुछ वर्गों के लोगों को आकर्षित नहीं किया। इसमें एक्चुअल में आ जाएगा, नहीं किया। दास्ता से मुक्ति ने सदियों से वंचित वर्गों के लिए नए द्वार खोल दिए। वे पश्चिमी शैली के कपड़ों के साथ प्रयोग करना चाहते थे ताकि वेशभूषा संबंधी रोक टोक और उनकी इच्छाओं को न दबाएं। उन्होंने सार्वजनिक मौके पर जूते मोजे और 3 पीस सूट पहनना प्रारंभ कर दिया, जो कि उनकी ओर से आत्मसम्मान का राजनीतिक वक्तव्य था। जैसे बी आर अम्बेडकर 3 पीस सूट पहनते थे, तो एक तरह से वो आत्मसम्मान के लिए। दूसरा पॉइंट है, अन्य लोगों के लिए खादी पहनना महंगाई का सौदा था, जबकि महिलाओं ने कहा कि वो 9 गज इन दक्षिण भारत में साड़ी की मानक लंबाई की खादी से निर्मित साड़ी को नहीं पहन सकती। इसलिए महात्मा गांधी के विपरीत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जैसे अन्य राष्ट्रवादियों ने पाश्चात्य शैली का सूट पहनना कभी नहीं छोड़ा। सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी हाथ से बुने सफ़ेद मोटे कपड़े की रंगीन व डिजाइनदार साड़ियाँ ही पहनती थी। यानी बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं ने भी खादी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने पसंद के कपड़े पहनते रहे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के पहनावे का सामाजिक इतिहास। इनको आपको वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप पूरा देखें और उसको लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।